फर्स्ट टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार में फर्स्ट पॉइंट भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का लिखिए प्राचीन, भारत का प्राचीन स्थल खंड, भारत का प्राचीन स्थल खंड है जो गोंडवाना लैंड का, भारत का प्राचीन स्थल खंड है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत का प्राचीन स्थल खंड है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश त्रिभुजाकार अनियमित आकृति में भारत के दक्षिणी भाग में, सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश त्रिभुजाकार अनियमित आकृति में भारत के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर वन केंद्रीय, बहुत कठिन टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखेंगे। केंद्रीय उच्च भूमि, नंबर वन केंद्रीय उच्च भूमि। नंबर दो पूर्वी पठार, केंद्रीय उच्च भूमि। नंबर दो पूर्वी पठार। नंबर तीन उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। और नंबर चार दक्कन का लावा पठार, और नंबर पांच दक्षिण की पहाड़ियां, ठीक है। नंबर वन लिखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग में, फर्स्ट पॉइंट प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग में निम्न भौगोलिक स्थलाकृतियों को शामिल किया जाता है। निम्न भौगोलिक स्थलाकृतियों को शामिल किया जाता है।
इसमें कौन कौन सी? अरावली, नंबर 2 मेवाड़ का पठार, नंबर 3 मालवा का पठार। अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। विंध्यन, विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, नर्मदा घाटी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, नर्मदा घाटी, सतपुरा पर्वत श्रेणी। अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, विंध्यन पर्वत श्रेणी और नर्मदा घाटी। ठीक है, फैन बंद करेंगे नहीं जाना देखने को। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है एक बार उसे देख लेते हैं ना। अपन जो पढ़ रहे हैं, जो एरिया पढ़ रहे हैं ना, वो एरिया कौन सा है? वो एरिया ये है। ठीक है साहब, देखें अपन जो अब जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक तो अपन ने बहुत कम चीजें पढ़ी हैं। हाँ? ये हिमालय वाला एरिया, ये एरिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर अपन ने पढ़ा ये थार डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ये निम्न गंगा और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इतना एरिया है ये। हाँ, आदित्य ज्यादा, वैसे भी सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। ठीक है, इसको निम्न भागों में बांटा गया है। तो वो भाग कौन कौन से एक बार देखेंगे। ये जो भाग है ये केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, एक भाग देख नहीं रहा है, एक सेकेंड देखें, ये वाला जो सेक्शन है ये केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, दूसरा ये वाला जो भाग है ये पूर्वी पठार। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है यहां आप देखेंगे मेघालय का पठार स्थित है, शिलोंग का पठार बोलते हैं इसको, मेघालय का पठार, और वो गारो खासी जयंतिया यहीं स्थित है, और इसको हम बोल रहे हैं उत्तर पूर्व का पठार। ठीक है सर, केंद्रीय उच्च भूमि 1, पूर्वी पठार 2 और उत्तर पूर्वी पठार 3। ठीक है, आगे देखें, ये जो है ना ये दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार, ये जो पूरा एरिया है वो ये हो गया दक्कन का लावा पठार। अब ध्यान दें, प्रायद्वीपीय पठार अलग चीज है और दक्कन का लावा पठार अलग है। दक्कन का लावा पठार एक भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, और प्रायद्वीपीय पठार का अभी हम नाम लिखेंगे, इसे पठारों का पठार भी कहते हैं। पठारों को पठार इसलिए कहते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार खुद एक पठार है और उसके अंदर कितने पठार है, पूर्वी पठार, केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, दक्कन का लावा पठार, मेघालय का पठार, उत्तर पूर्व का पठार, तो इसलिए इसे पठारों का पठारी प्रदेश कहा जाता है। खैर, ये वाला जो सेक्शन है ना ये केवल लावा से निर्मित है, और जो रियूनियन हॉटस्पॉट वाला जो मैटर मैंने देखा था उससे केवल इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। बाकी प्रदेश भी कठोर चट्टानों से बना हुआ है, लेकिन उसके भी रीजन्स अलग है। ठीक है, एक बात है, शेष एरिया जो बच रहा है, और शेष एरिया हो गया ये वाला जो एरिया है ये और ये है ना, ये वाला जो भाग है पश्चिमी घाट वाला प्रदेश, ये वाला जो भाग है पूर्वी घाट वाला प्रदेश, और ये यहाँ भाई ये तो मिल गए नीलगिरी पे ही, लेकिन नीलगिरी के दक्षिण में भी पहाड़ियां हैं और उसको हम कह रहे हैं दक्षिण की पहाड़ियां, दक्षिण का पहाड़ियों का भाग। तो कितने भाग हो गए, 1 केंद्रीय उच्च भूमि, 2 पूर्वी पठार, 3 उत्तर पूर्वी पठार, 4 दक्कन ट्रैप,
और पहाड़ी प्रदेश। पहाड़ी प्रदेश में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिण की पहाड़ियों का प्रदेश। ठीक है, इस तरह ये 5-6 भागों में बांटकर हम इसका स्टडी करें। अब उसमें से हमने पहला जो सेक्शन लिया है वो लिया है केंद्रीय उच्च भूमि। अब केवल केंद्रीय उच्च भूमि देखें, केंद्रीय उच्च भूमि किसे माना है हमने, इस एरिया को माना है। ठीक, और इस एरिया में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, एक अरावली, अरावली और ये विंध्यन रेंज, विंध्यन पर्वत श्रेणी, अरावली और विंध्यन के बीच में यहां ये जो भाग है ये है मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, और इससे ऊपर ये वाला जो एरिया है ये है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ जो ऊपर माल वगैरह हम भीलवाड़ा एरिया देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में, वो मेवाड़ या मेरवाड़ा, मेरवाड़ा का पठार। ठीक है, तो ये अरावली, अरावली के दक्षिण में मेवाड़ या मारवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार, और मालवा के पठार का राजस्थान में केवल हाड़ौती में एरिया है मालवा के पठार का। हाड़ौती से ऊपर जाएंगे पठार तो है लेकिन वो मेवाड़ का पठार। ठीक है, उसके बाद विंध्यन श्रेणी, और विंध्यन श्रेणी की ये वाला जो सेक्शन है ये घाटी है जिसको अपन बोल रहे हैं नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी के दक्षिण में ये जो रेंज है ये है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, मालवा के पठार से थोड़ा सा इधर की साइड चले, यहाँ एमपी और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है बघेलखंड का पठार, और यहाँ उत्तर प्रदेश और एमपी में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, ये एरिया, और इसमें कौन कौन से शामिल है, एक को अरावली को पढ़ना है, मेवाड़ के पठार को पढ़ना है, मालवा के पठार को पढ़ना है, विंध्यन रेंज को पढ़ना है, नर्मदा घाटी को पढ़ना है, और सतपुड़ा रेंज को पढ़ना है, और बुंदेलखंड को पढ़ना है, और बघेलखंड को पढ़ना है। ठीक है, तो इतने एरिया अगर हम पढ़ लेंगे ना तब हम क्लियर करेंगे कि हमने केंद्रीय उच्च भूमि को कवर कर लिया। ठीक है, फिर अपन जाएंगे पूर्वी के पठार, वहाँ छोटा नागपुर पठार वो वगैरह वो देखेंगे, फिर उत्तर पूर्वी पठार, फिर दक्कन ट्रैप, फिर हिल्स एरिया, है ना, तब इसको कवर कर पाए। हाँ, कोई प्रश्न था आपका कहीं? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है छोटा नागपुर का, न कि दक्कन के लावा पठार का भाग है। दक्कन का लावा पठार ये एरिया। ठीक है, अगर कहीं लिखा है, पहले तो आप कंफ्यूज दूर करें कि प्रायद्वीप का पठार अलग चीज है और दक्कन का लावा पठार अलग चीज। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, अगर चाहिए कि अगर मैंने कहा है कि मेघालय का पठार दक्कन के लावा पठार का भाग है तो वो सही नहीं है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये सही। प्रायद्वीपीय पठार एक बड़ा एरिया है और उसके अंदर है ये छोटे एरिया, जिनमें से एक है दक्कन का लावा पठार। ठीक है, अभी हम दक्कन के लावा पठार पढ़ेंगे ना तब हम वहां देखेंगे कि हमें तेलंगाना का पठार भी पढ़ना है, महाराष्ट्र का पठार भी पढ़ना है, आंध्र प्रदेश का पठार भी पढ़ना है, लेकिन छोटा नागपुर पठार को नहीं पढ़ेंगे। छोटा नागपुर पठार को पढ़ेंगे पूर्व के पठार एरिया। ठीक है, मेघालय का पठार, तो मेघालय का पठार तो है ही प्रायद्वीपीय भारत का पठार, नहीं दक्कन का लावा पठार का भाग नहीं है, वो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अरावली। अच्छा, अभी एक बात मैं सुने में, ये पूरा माजरा क्या चल रहा है ये तो समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब अपन एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे हैं और प्रायद्वीपीय भारत को हम 5-6 सेक्शंस में पढ़ेंगे। उनमें से एक सेक्शन है केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सी चीजें शामिल है पहले हम उनको शुरू करेंगे और उसमें नंबर 1 लिखेंगे वो अरावली। ठीक है, तो पहला लिखें अरावली। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैटर ये ज्यादा हो रहा है तो फिर वो आप गलत फहमी में ना, वो ये इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बुक्स में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। और अब तक हमें पढ़ता है कि विंध्यन को पढ़ लिया, सतपुड़ा को पढ़ लिया, पश्चिमी घाट को पढ़ लिया, पूर्वी घाट को बस हो गया है ना, ये नहीं ना, वास्तविकता इसी तरह है। खैर लिखे अरावली, केंद्रीय उच्च भूमि में पहला पॉइंट अरावली, 2-3 पॉइंट्स लिखे।
गुजरात राजस्थान अरावली। और फर्स्ट पॉइंट, गुजरात राजस्थान व दिल्ली, गुजरात राजस्थान व दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर, वैसे इसका 692 किलोमीटर बताया गया है ना, लेकिन लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई पर्वत श्रृंखला, 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है जो प्री कैम्बियन काल में, अब सबसे पुराना काल है ये, प्री कैम्बियन है ना, प्री कैम्बियन काल में बनी प्राचीनतम बलित अवशिष्ट पर्वतमाला है, प्राचीनतम बलित अवशिष्ट पर्वतमाला है जो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, जो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अगला पॉइंट, इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई तथा चौड़ाई, इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई तथा चौड़ाई उत्तर पूर्व की ओर जाने पर, ऊंचाई व चौड़ाई उत्तर पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है, उत्तर पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है। यह जल विभाजक, जलवायु विभाजक व जलवायु विभाजक का कार्य करती है तथा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसी से होकर गुजरती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसी से होकर गुजरती है। लास्ट पॉइंट, राजस्थान के बांगर क्षेत्र को, मेवाड़ के पठार से, मेवाड़ के
पठार से, मेवाड़ के पठार से अलग करती है। मेवाड़ के पठार से अलग करती है। गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी प्रमुख पर्वत चोटी है। लिख लेते हैं 1722 मीटर। गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी प्रमुख पर्वत चोटी है। इसकी प्रमुख पर्वत चोटी है। ठीक, 1-2 मिनट के लिए समझेंगे थोड़ा। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और इसके पश्चिम में ये मरुस्थल, भारत का मरुस्थल या थार का मरुस्थल। ठीक है, यहाँ ये अरावली है और ये एरिया गुजरात, ये एरिया राजस्थान और ये एरिया दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में फैली हुई है। चौड़ाई यहाँ दिल्ली इसका लास्ट पॉइंट है, राज्य तो इसमें हरियाणा भी शामिल है। गुजरात से अगर हम चलें दिल्ली की ओर या दक्षिण पश्चिम से हम चलें उत्तर पूर्व की ओर, तो इसकी चौड़ाई में और इसकी ऊंचाई में कमी होती जाती है। ठीक है, प्रमुख पर्वत चोटी गुरु शिखर होगी, जल विभाजन का कार्य करती है। और इसका मतलब यह है कि जैसे अरावली का पहाड़ ये है, अगर तो अगर कोई रिवर अरावली के पहाड़ से इस साइड से अगर निकलेगी तो फिर वो इधर को ही बहती चली जाएगी, फिर वो उसका जल इधर नहीं आएगा। ये तो हुआ जल विभाजन। अगर मान लो कोई रिवर अरावली के पहाड़ के पूर्वी ढलान से निकलती है तो उसका जल राजस्थान के पूर्वी एरिया में ही जाएगा, जैसे बनास रिवर। लूनी रिवर इस साइड से निकलेगी तो फिर वो इधर को ही प्रवाहित होगी। ये स्थिति कहलाती है जल विभाजन। क्योंकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इससे होकर के गुजरती है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के अर्ध शुष्क प्रदेश को अलग करती है, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश को आर्द्र प्रदेश से अलग करती है, तो इसको जलवायु विभाजक भी कहेंगे। तो जल विभाजक हो गई और जलवायु विभाजक हो गई। प्री कैम्बियन काल में बनी हुई है। प्री कैम्बियम चूंकि सबसे प्राचीन काल है इसलिए यह प्राचीनतम पर्वतमाला है। बलित है, प्राचीनतम है तो कुछ अवशेष इसके मात्र रह गए हैं, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वतमाला भी कह रहे हैं। तो प्राचीनतम, बलित, अवशिष्ट पर्वतमाला है। निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ है। गुजरात से दिल्ली तक है और गुजरात से दिल्ली की तरफ ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में क्रमशः कमी आती है। जल विभाजक की भांति कार्य करती है और जलवायु विभाजक की भांति कार्य करती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ अगर अपन मार्क करें ये से एरिया को, ये वाला जो एरिया राजस्थान का, ये वाला जो एरिया है ये तो जाएगा मालवा के पठार में। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये हो गया अपना मेवाड़ का पठार, ध्यान दो। ठीक है, और ये हुआ अरावली और ये जो प्रदेश हुआ वो है राजस्थान बांगर प्रदेश और ये अपना मरुस्थल है ही। ठीक है, तो मरुस्थल को बांगर से अलग करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, बांगर को मेवाड़ के पठार से अलग करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो गुजरती है अरावली पर्वत श्रेणी से, यानी अरावली बांगर को, राजस्थान के बांगर को मेवाड़ के पठार से अलग करती है। ठीक है, और राजस्थान में फैला हुआ है मालवा का पठार भी, जो राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश है, केवल वहां तक। ठीक है, अभी ये दो चीजें तो अपन मैदानी एरिया में समझ लिया था हमने, राजस्थान का मैदान पढ़ा था, तब मरुस्थल को पढ़ लिया और राजस्थान के बांगर को पढ़ लिया। और शायद आपको ध्यान हो तो एक नाम पढ़ा हमने वहां पर, रोही ट्रैक्स। और रोही ट्रैक्स क्या है? राजस्थान के बांगर में उपजाऊ भूमि की जो पट्टियां हैं उनको रोही ट्रैक्स कह रहे हैं। ये अपना मरुस्थल वाला एरिया था। ठीक है, अरावली को कवर किया। नेक्स्ट 2 नंबर पे लेंगे मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का हेडिंग डालेंगे मेवाड़ का पठार और एक लाइन लिखेंगे राजस्थान में अरावली व मालवा के पठार
राजस्थान में अरावली व मालवा के पठार के मध्य, अरावली व मालवा के पठार के मध्य फैली हुई उच्च भूमि है। अरावली व मालवा के पठार के मध्य फैली हुई उच्च भूमि है जो जो बनास का अपवाह क्षेत्र है, जो बनास का अपवाह क्षेत्र है, बनास का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट मालवा का पठार, मालवा का पठार लिखे। अच्छा, ये मैप अपन को बनाना तो है नहीं, है ना, समझ में तो आ ही रहा है। ठीक है, अभी इसको मैं हटा रहा हूं। एक चीज देखे चलो, मतलब आपको समझना पड़ेगा, ये मेन बात ये, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन समझना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं दूसरा। जब एक एक प्रश्न के काज लड़ रहे हैं फिर तो भाई समझनी पड़ेगी चीजें, या फिर ऐसा करें कि एक ऐसा सोच कर लें विकसित के है जाओ तो ठीक है, नहीं है जाओ तो नहीं, कैसी बात। हाँ, फिर वो बात दूसरी है। अगर तुम जो कह रहे कि नहीं अब की बार होना ही चाहिए, तो फिर रिस्क फैक्टर को आपको जीरो करना पड़ेगा। और रिस्क फैक्टर जीरो, भाई ये एकदम सिंपल बात है, आपने जितना पढ़ा है केवल उसका 0.0005% ही यूज होता है कि नहीं। आपने जितना पढ़ा है उसका केवल इतना परसेंट यूज होता है। अब फिर भी पढ़ना अपन को 100 पड़ता है। क्यों? क्योंकि शेष जो भी परसेंटेज बचा हुआ है ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य करता है। आप एकदम छांट छांट के पढ़ के जाए, लेकिन दिमाग में एक बात तो जरूर रहेगी, शायद इसमें से नहीं पूछा गया तो, लेकिन अगर आप 100% पढ़ के जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, कहीं से भी पूछे। इसलिए रिस्क को जीरो करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन की श्योरिटी में परसेंटेज वृद्धि करना चाहते हैं तो। भाई सिलेक्शन की श्योरिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं, उसको आप अगर 100% लेना चाहते हैं तो फिर रिस्क को आपको जीरो करना पड़ेगा। और रिस्क जीरो तभी हो सकती है कि आपको रिवीजन पर भी ध्यान देना है, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, मॉक टेस्ट पर भी ध्यान देना है, नेगेटिव को भी कंट्रोल में लेकर आना है, और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना। इसमें से एक भी फैक्टर अगर गड़बड़ा गया ना, खेल खत्म। क्योंकि सिलेक्शन एक एक रीट का एक बैच चल रहा था, वहां में एक स्टूडेंट बहुत मतलब घर पे परेशान हो, पछू और ज्यादा हल्ला वल्ला कर दे होंगे, तो एकदम आए के और सजी अब की बार अगर नहीं होना तो मतलब ऐसा पढ़ाइयो कि सिर्फ पूछ ले मानती पढ़वे की मेरी गारंटी है, और तुम गारंटी जाबात की ले लो कि वो सब पूछ ले, और अगर वहां नहीं पूछी तो जो मान लो मर जाएंगे। तब मैंने बात जो नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मर जाएंगे हम, तुम सिलेक्शन की गारंटी ले। मैंने उसे ये कहा कि सिलेक्शन नहीं होने के 99 कारण है, केवल एक पढ़ाई नहीं होना केवल एक कारण नहीं है, सिलेक्शन नहीं होने के अन्य भी बहुत सारे कारण। सिलेक्शन नहीं होना एक बस ड्राइवर के हाथ में भी है, जिस बस में आप यात्रा कर रहे हैं उसके हाथ में भी। अब उसकी गलती की सजा अब मतलब टीचर को दें, ये ठीक नहीं है ना। आपके घर वालों के हाथ में भी है, आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, ये भी डिपेंड करता है ना। कई देख रहे तुम एक बहुत बड़े जो जिसके माँ बाप आईएएस है और उसका लड़का अगर आईएएस बन जाए तो कोई एक बड़ी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर कोई किसान का बेटा अगर आईएएस बन जाए तब उसको पूरी मीडिया पर दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कठिन था बनना, इसलिए उसको दिखाया जा रहा है। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना। कई लोग कहते हैं ना बाहर घर वाले, हमारे घर वाले खुद ही कहते मतलब लाल बहादुर शास्त्री बाकी नीचे पड़े लाइट के नीचे और बारात निकल गई पता नहीं चली। कौन से भी? विवेकानंद नहीं, अच्छा नदी में कूदते नदी, मतलब एक ऐसे एग्जाम्पल थे
कि मतलब इतनी हार्श कंडीशन होते हुए भी और उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया। तो हम लोग अब आज बनने क्यों याद कर रहे हैं, हम जय भाई तो याद कर रहे हैं कि उनका नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उनका हो गया। और अगर उनको सुविधाएं मिलती तो फिर वो और अच्छा कर पाते। तो अब कंडीशंस क्या है वो एक अलग चीज है ना, हमें करना ही है। फिर उसको आपको सब चीजों पर जहां जहां रिस्क है, जहां जहां रिस्क की वजह से आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज गिर रही है, उन सभी रिस्क को आपको जीरो करना पड़े, तब आपकी जो सिलेक्शन की जो प्रायिकता है ना उसके परसेंटेज में वृद्धि होगी। और यही कारण है कि अपन ये फिजूल की चीजों को भी पढ़ रहे हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार नहीं, पहले भारत के अंदर एक भाग प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप के पठार के अंदर 6 भाग, उनमें से एक भाग केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर 7-8 भाग अरावली, विंध्यन, सतपुरा वगैरह वगैरह, उनमें से एक अरावली। तब हमने पहला लिया है अरावली, है ना। अब तो क्यों हम इतना इतना डीप में क्यों जा रहे हैं, हम तो सीधा अरावली ले ना, और अरावली के बाद मेवाड़, मेवाड़ के बाद मालवा। नहीं, अब भाई रिस्क क्योंकि जीरो करना है ना, उस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं तो अभी मुझे भी पता है कि भाई यहाँ से प्रश्न पूछेगा। अभी अपन बात करिए अवशिष्ट विषय, लिख दिया यहाँ से पूछेगा, अवशिष्ट विषय किसके पास है, केंद्र के पास। लेकिन 100% यहाँ से पूछेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा का नेचर है। प्रतियोगी परीक्षा इतना आसान है ना होना तो फिर तो बात ही अलग, ये नेचर है उसका बदलता हुआ स्वरूप, कुछ कह नहीं सकते। और फिर मात्र 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाए मेरे पढ़ाए हुए में से, इससे क्या सिलेक्शन थोड़ी हो जाए। 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाए मेरे पढ़ाए हुए में से, इससे क्या सिलेक्शन थोड़ी हो जाए। हाँ, अगर जीके में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 45 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, तब होगा। हम एक प्रश्न ले फिर रहे, एक जगह मोड़ा पूछना कि नहीं पूछना, नोट समझ तो लिखो, काय हो जाते एक पूछना बातें काय रहो, है ना। इतने तो अपन बेसिक करके आप 45 तक अगर पूछ रहा है तब उसका कोई महत्ता साबित हो पाएगी, अन्यथा कोई महत्व निकलेगा ही नहीं। 30 करे हो तुम 32 करे हो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी 32 जीरो हो, कोई मतलब करो तो 45 करो। मतलब 45 का मतलब कहने मतलब ये नहीं कि अब तुम मतलब दिमाग में भरने के 45 ही उठो के आवे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन के लिए जितने आवश्यक है ना उतने करो। अब ये डिपेंड करेगा वो संख्या क्या होगी, ये तो पेपर के कठिनाई के स्तर पर डिपेंड करता है कि वो संख्या क्या होगी। वो संख्या 10 भी हो सकता है, 50 में से 10 भी हो सकती है, और वो संख्या 40 भी जा सकती है। ये तो पेपर कैसा आया है उस पर निर्भर करता है। कोई एक ऐसा स्टैंड नहीं लेंगे कि नहीं जीके में साहब इतनी तो हमने करने ही करने हैं तभी सिलेक्शन होगा, ये एकदम गलत है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तभी सिलेक्शन होगा। अभी राजस्थान पुलिस 2018 में बनने में 6 मानम आ गई, 6 पे पैदा नहीं है पाए, 6 हम पे, और उसकी वजह से हम फैले। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे कि पहले तो ऐसी ऐसी बात बिठाई दी गई कि जीके में कम से कम 12 तो होने चाहिए। अब 12 के चक्कर में 6 नहीं है पाए, तो कितने चाहिए ये अपने हाथ में नहीं है। अब कितने सही करोगे ये अपने हाथ में नहीं, और अपने हाथ में होता ना तो फिर 50 में से हम 50 क्यों ना कर रहे हैं भाई, हम पे भय ना 50। भाई कौन कौन स्टूडेंट नहीं चाहता कि 50 में से 50 वाक्य सही नहीं हुए, सब चाहते, लेकिन फिर भी नहीं हो रहे। इसका मतलब उससे हो नहीं रहे, और उससे नहीं हो रहे तो फिर वो ये दावा क्यों कर रहा है कि मैं इतने करके आऊंगा। जब उसके हाथ में ही नहीं है तो वो कैसे कह सकता है। ये तो निर्भर करता है कि पेपर कैसा आया है। हमें उतने प्रश्न करने हैं जो हम पर हो रहे हैं, ठीक है। अब वो संख्या कितनी भी हो इससे कोई मतलब नहीं, ये अपने हाथ में है ही नहीं, है ना। अभी एक जगह पढ़ाया गया था व्यय, खर्चा खर्चा कितना करना चाहिए हमें, है ना। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। 2 मिनट में बातें खत्म कर रहा हूं। व्यय कितना करना चाहिए ये अपने हाथ में नहीं है, और इसीलिए हम पीछे हैं। हमारा जो बजट बनाया जाता है ना, घाटे का बजट बनाया जाता है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था है। पहले तय किया जाता है कि हम खर्चा कितने होंगे हमारे इस साल में, पहले ये तय किया जाता है, और ये निकल के आए मान लो 100 रुपए के खर्चा होंगे इस साल में। फिर ये देखा जाता है कि हमारी इनकम कितनी हो रही है इस साल में, और मान लो इनकम निकल के आई 70 हो रही है, तो क्या करें।
क्या करें? एक तरीका तो ये है कि व्यय को कम कर लें, एक तरीका ये है इनकम को बढ़ा लें। तो हमारी जो भारत सरकार है ना, वो इस तरीके को अपनाती है, इनकम को बढ़ाती है। और इनकम को किस तरह बढ़ाती है? कर्जा लेकर, 30 रुपया का कर्जा ले लेते, और कर्जा लेकर व्यय के बराबर हम इसको करते हैं। और ऐसी वित्तीय व्यवस्था कहलाती है घाटे की वित्तीय व्यवस्था, जिसमें कर्जा लेकर उसको पूरा किया जाए। और इसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। और ये प्रश्न और था आरएएस प्री 2023 में, राजकोषीय घाटा क्या है, उसका पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, अपन अपन खर्चे को कम क्यों नहीं कर रहे? खर्चा हमारे हाथ में है ही नहीं, हम खर्चे को कम कैसे कर सके? खर्चे को कम करने का मतलब हम विकास को कम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना खर्चा कम कर लीजिए ना, अपने घर का खर्चा कम कर लीजिए। आप पर जो खर्च हो रहा है वो मत करिए, आप खर्चा कम हो जाए। लेकिन क्या आपने अपने विकास के साथ समझौता नहीं किया है? किया है। आपके शिक्षा पर जो खर्चा हो रहा है उसको आप कम कर लीजिए, स्वास्थ्य पर जो खर्चा हो रहा है उसको आप गिरा दीजिए, कम कर लीजिए, है? लेकिन इससे विकास प्रभावित होता है। हमारे हाथ में केवल इनकम को बढ़ाना, हमारे हाथ में केवल यह है कि प्रश्नों की संख्या को हम कितना सही ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। संख्या कितनी होगी ये तय करना नहीं। खैर, मुद्दा वो नहीं। अच्छा, क्या लिखा है अपन ने? मालवा का पठार। लिखो। मैं सोच रहा हूँ क्लास छोड़ दे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में बात करें, ठीक है? 5-10 मिनट ब्रेक करें, और एक एक सुबह 7:30 पे आवे, है ना? सुबह 7:30 पे ही आ जाए, करंट की 1-2 दिन में रुका है ना, 1-2 दिन और ऑनलाइन क्लास चालू करे हूँ मैं। काय को? अच्छा अच्छा, ठीक।